उनके जाने के बाद जिस तरीके से इस कार्यालय को हम लोगों से छीना गया, ये वो कार्यालय था जहां मेरे पिता ने यहाँ से नई पार्टी की उन्होंने शुरुआत की। लंबे समय तक यहाँ पर रहकर उन्होंने बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की सोच के साथ कार्य किया। उनके जाने के बाद जिस तरीके से इस कार्यालय को हम लोगों से छीना गया, हम लोगों से लिया गया, बहरहाल सरकारी व्यवस्था है ये, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। पर ऐसे में आज मुझे खुशी इस बात की है कि जहाँ पे कभी मेरे पिता बैठकर कार्य करते थे, आज पुनः वहीं पर बैठकर उन्हीं के सोच, उन्हीं के विचारों को आगे लेकर जाने का सौभाग्य मुझे, मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को प्राप्त हुआ है। मैं मानता हूँ कि उनके जितने अधूरे सपने हैं, इस कार्यालय में रहकर उनके हर एक सपने को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हमारी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता काम करने का प्रयास करेगा। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी है, तो उसको लेकर भी क्या कैसे तैयारी है? देखिए, बिल्कुल, और विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र ही हम लोगों को ज़रूरत थी एक व्यवस्था की। पार्टी के 5 सांसद हैं। झारखंड में भी पार्टी को जीत हासिल हुई, वहाँ पर भी एक सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। 100% स्ट्राइक रेट हम लोग का झारखंड में भी रहा है। ऐसे में विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन उतना ही खूबसूरत रहे, उतना ही मजबूत रहे। इसके लिए ज़रूरत थी एक विधिवत व्यवस्था के साथ हम सब कार्य कर सकें। आप सब जानते थे कि अभी तक मेरे निजी आवास पर ही हम लोगों ने कार्यालय की व्यवस्था बनाई हुई थी। पर आज मैं मानता हूं कि जब ये कार्यालय हम लोग को मिला है, पार्टी के तमाम हमारे साथी भी इसको लेके काफ़ी उत्साहित हैं। लक्ष्य अब 2025 का ही है। 2025 में एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत हो, बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर होने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए बिहार में सरकार बनाए, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है उसमें ये कार्यालय हम लोग के लिए हमेशा से शुभ रहा है। पापा का आशीर्वाद इस कार्यालय पर है। मैं मानता हूँ हम लोग उस लक्ष्य में भी सफल होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव वो तो कह रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की। देखिए, अब रहने दीजिए अब उनकी बातों को, अब बहुत हो गया। अब कितनी बार लोकसभा में भी उन्होंने दावे किए, तब भी हम कहते रहे। हकीकत क्या थी वो सबके सामने है। पुनः उपचुनाव में भी उनके दावे यही थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे। उपचुनाव में भी हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहा। एनडीए 4 की 4 सीटें हम लोगों ने यहाँ पे जीतने का काम किया। तो ऐसे में अब उनके दावों का मुझे नहीं लगता, जो बार बार अपने दावों पे फेल हो रहे हो, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। 2025 के चुनाव में कितने सीटों पर आप लोग का दावा रहेगा विधानसभा चुनाव में? ये अच्छा प्रश्न है, पर आप जानते हैं गठबंधन की मर्यादा है। मैं मर्यादा को तोड़ूंगा अगर कोई भी संख्या, कोई भी विषय आप लोगों के साथ मैं पहले साझा करूं और गठबंधन के भीतर बाद में बात करूं। संख्या पर भी चर्चा होगी, ज़रूर चर्चा होगी, सीटों का चयन भी होगा। पर मुझे लगता है जितने एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा के वक्त भी कहा जा रहा था कि भाई 5-5 दल हैं, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत एमिकेबली लोकसभा के वक्त भी हो गया। और मुझे लगता है उतनी ही सहजता से विधानसभा में भी ना सिर्फ सीटों का बंटवारा होगा, सीटों का चयन भी होगा। हर पार्टी एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है, जो भी एनडीए गठबंधन में है, कि एनडीए की मजबूत सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनानी है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ज़्यादा प्राथमिकता एनडीए गठबंधन के हितों को सामने रखना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे वो तो बोल रहे हैं कि ईवीएम से नहीं, पोस्टल बैलेट से चुनाव। झारखंड में भी यही बात बोल दें, वो एक बार नहीं नकार दें, एक बार झारखंड की सरकार को बोले ना इस बात को। महाराष्ट्र के लिए ही क्यों ये बातें? ये जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, जहाँ पे आपकी सरकार बनती है वहाँ पर सब ठीक है, और जहाँ आपकी सरकार नहीं बनती है वहाँ पर आपको ईवीएम में कमी दिखने लगती है, वहाँ पर आपको चुनाव आयोग में आपको खामी दिखने लगती है। ये गलत सोच है। या तो आप नकार दीजिए और आप पहले ही बोल दीजिए चुनाव से पहले, फिर क्यों आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं? अभी देखिएगा, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा, हम लोग 225 बोल रहे हैं तो ये लोग 230-35 ही बोलेंगे, उससे कम तो ये लोग नहीं बोलने वाले। क्यों दावे कर रहे हैं?
अभी से घोषित कर दीजिए ना कि भैया अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो ना राजद चुनाव लड़ेगी ना कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बोल दीजिए। बोलिए नहीं भरोसा है, चुनाव भी लड़ना है, चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे भी करने हैं और हार के बाद ये बातें जेएमएम के लोग तो नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं के ही गठबंधन के साथी हैं ना, इंडिया अलायंस के ही हैं। क्यों नहीं हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, बोले अपने गठबंधन के साथियों के बीच। कांग्रेस वहाँ पे तो मिलकर सरकार बनाएगी, राजद वहाँ पे मिलकर सरकार बनाएगी, पर यहाँ पर जहाँ पर हार होगी तो वहाँ पे ईवीएम पे ठीकरा फूटेगा, ये सोच ही गलत है। चिराग जी, आपके गठबंधन के नेता चेतन आनंद ने कहा है कि हम मुर्दे कौम के लोग नहीं हैं, हम जिंदा कौम के लोग हैं, गिदड़ बकरी से नहीं डरने वाले। आपने इस प्रश्न की शुरुआत जिस वाक्य से की, मैं बस उस वाक्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो गठबंधन के नेता हैं हमारे, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि राजद से चुनाव लड़े थे तो क्या वो विधिवत तरीके से गठबंधन के साथी हैं, नहीं हैं, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। अगर हैं तो गठबंधन के भीतर रहकर ये बातें उचित नहीं है। उनके गठबंधन के, हमारे गठबंधन के घटक दल का कोई उनकी पार्टी से नेता बोलेगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। बवाल मचा हुआ है विधानसभा में, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि इस पर नीतीश कुमार अपना रुख साफ करे और बिल जो आया है उस पर जो है ये वापस ले लें। जेपीसी का गठन हुआ, विपक्ष के लोगों की मांग थी कि जो बिल आया है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ, उसको लेकर एक कमेटी का गठन होना चाहिए। उन्होंने तो जेपीसी की भी मांग नहीं की थी, ये तो हमारी सरकार की सोच रही है। उनका तो कहना था कि इसको किसी भी कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी कहीं भी भेज दिया जाए, जेपीसी का इसके लिए गठन किया गया और उसमें हर दल के नेता उस कमेटी में मौजूद हैं। जहाँ तक रही बात जनता दल यूनाइटेड की, मुझे लगता है कमेटी में उनके सदस्य हैं और वो अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं। क्या विपक्ष को नहीं जानकारी कि वो कमेटी के भीतर उनकी पार्टी के सदस्य क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं? ऐसे में रुख साफ करने नहीं करने की कोई बात ही नहीं है।